अच्छा, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज सेशंस में, जो अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 12 जो डला है उसके क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्नों का तरीका या स्तर पता रहेगा। कल कुछ क्वेश्चंस लिए थे हमने, लगभग 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम आज 21 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चर्चा करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? हाँ जी, अपना पहला पब्लिक जो स्पीच था भारत में वो कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जो पब्लिक स्पीच था वह फरवरी 1916 को हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था, जो कि बनारस या वाराणसी में है। ठीक है, बनारस या वाराणसी। चूँकि हमारे पास ऑप्शंस में बनारस नहीं था, वाराणसी था, तो हमने इसको आंसर माना। ठीक है, अगला प्रश्न, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भूदान आंदोलन से विनोबा भावे जुड़े हुए थे, ये प्रश्न भी बनता है। ठीक, आपको बस ये बताना है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। और आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक गांव है, देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत, ये जो तारीख है आपके सामने, 18 अप्रैल 1951 यहाँ से शुरू हुई थी और तेलंगाना के कोंचमपल्ली ग्राम से हुआ था। उस समय का आंध्र प्रदेश है, वर्तमान तेलंगाना है। मान लीजिए कि अगर आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना लिखा होता तो आंसर भी वही होगा। ठीक, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना निम्नलिखित में से किसके साथ संयोजित होती है? द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रोलेट एक्ट और द वर्नाकुलर पेस एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ किससे जुड़ेगा? आप लगभग सही है, बस इसमें थोड़ा सा आप डिटेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए था और इस दौरान कई ऐसे एक्ट बने हुए थे जिसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के संदर्भ में कानून थे। परंतु जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तब ब्रिटिश सरकार न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित करती है और वो कहती है कि भैया आप कोई ऐसे सुझाव हमें दीजिए, कुछ ऐसे कानून बनाने का मसौदा हमें दीजिए जिससे देशद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक, तो सिडनी रोलेट द्वारा जो प्रपोजल था उसी के आधार पर एक रोलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत बिना किसी आरोप के, बिना किसी वकील के, या यूँ कहें कि बिना आरोप के आप किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शंका में उसको घर से उठा सकते हैं, कहीं से पिक कर सकते हैं और एक लंबे समय तक उसको जेल में रख सकते हैं और आपको कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काफ़ी खतरनाक एक्ट था, रोलेट एक्ट। ठीक है, इस रोलेट एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ और इस विरोध की प्रक्रिया में आप देखेंगे पंजाब में 2 नेता थे, सत्यपाल और किचलू। इन्होंने इस एक्ट का विरोध किया और सत्यपाल और किचलू को बंदी बना लिया गया। ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल 1919, तारीख ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। उससे पहले अमृतसर में आप ये कहें कि सैनिक कानून लागू हो चुका था और वहाँ पर जनरल डायर का शासन था, जो कि एक मिलिट्री रूलर था। खैर, मुद्दा क्या है, सभी तरह की सभाएं इनलीगल घोषित की जा चुकी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। और ऐसी स्थिति में जनरल डायर आ जाते हैं और वहाँ पर कई सारी गोलियाँ चलाते हैं और ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कही जाती है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मॉडर्न इंडिया से ही है। निम्नलिखित में से किन आंदोलनकारियों पर गढ़वाल रेजिडेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ठीक है, इस प्रश्न की भाषा आप यूँ समझ लीजिए कि वह कौन से आंदोलनकारी थे जिन पर गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। घटनाक्रम यूँ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीरचंद गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये ध्यान दीजिएगा, यह जो मूवमेंट था इसको लेकर एक प्रश्न रेज हुआ है। अगला प्रश्न है, मैकडॉनल्ड अवार्ड या मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा किससे विशेष रियायतें प्रदान करने की बात की गई थी?
साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के विरोध के बाद में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक अवार्ड घोषित किया था जिसको हम कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं, और इस कम्युनल अवार्ड में किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की बात कही गई थी, ये प्रश्न है आपके सामने। 4 ऑप्शन है, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, बौद्धों के लिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है, पिछड़े वर्ग के लिए कह लीजिए या फिर अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक, मैकडोनाल्ड अवार्ड आया तो इसके आधार पर गांधी जी ने या फिर देश के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि यह एक पुनः साजिश है। जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया गया, उसी तरह से हिंदुओं में भी फूट डालने का प्रयास है जिसमें दलितों को अलग किया जा रहा है हिंदुओं से, और ऐसा संभव नहीं। ऐसी स्थिति में पूना की यरवदा जेल में थे गांधी जी और वहीं पर वो अनशन पर बैठ गए। ऐसी स्थिति में चूंकि ध्यान दीजिएगा, ये जो मैकडोनाल्ड अवार्ड घोषित किया गया था, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की गई मांग कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों को एक विशेष रियायतें ब्रिटिश सरकार ने भारत में दी है, उसी तरह से दलितों को भी ये सुविधा दी जाए, ये इनकी मांग पर किया गया था। ऐसी स्थिति में जब गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया, तब अंबेडकर पर काफ़ी दबाव बना और अंबेडकर व गांधी के मध्य एक पैक्ट पारित हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं 12 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखे जाने की बात हुई थी। ये तारीख ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1932। ठीक है, पूना पैक्ट इसी के बाद आया है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? हाँ जी, बटलर समिति 1927, 4 ऑप्शन आपके सामने। बटलर समिति 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से आपके। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या भारत सरकार तथा देसी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक, आप लगभग ठीक हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भारत सरकार तथा देसी राजाओं के संबंधों के संदर्भ में था। एक्चुअली हुआ ये था कि 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को हटा करके खुद को उसकी जगह स्थापित किया था, और यहाँ पर देसी रियासतों को ये कहा गया था कि आप हमें अपने रक्षा, विदेश तथा संचार संबंधी जो अधिकार हैं, ये 3 मुद्दे हमें दे दीजिए, बाकी मामला क्लियर है। उसके बाद में देसी रजवाड़े तथा ब्रिटिश सरकार इसी आधारों पर काम कर रही थी, जिसमें देसी रियासतों ने ब्रिटिश क्राउन को अपना प्रमुख मान लिया था। पैरामाउंसी का कॉन्सेप्ट वहाँ से लागू हो गया था। इसी बीच में बटलर समिति 1927 में स्थापित हुई थी, और वह चाह रही थी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ध्यान दीजिएगा, 1927 सामीन कमीशन, उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद पूना पैक्ट, और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक संघीय व्यवस्था की बात की गई थी, जहाँ पर देसी रियासतों को शामिल करने की बात हुई थी। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। इसी संदर्भ में बटलर कमेटी आप देखेंगे, जिनका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। भारत सरकार का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश भारत सरकार है। ठीक है, और यहाँ पर एक भारतीय नरेशों ने अपना एक वकील रखा था, सर लेजली स्कॉट। ठीक है, और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी जो अधिकार हैं उनको लेकर बातें कही थी। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी, और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहाँ तक कि उसने अपनी प्रभुता क्राउन को दे दी, अर्थात शेष अधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ये ध्यान दीजिएगा। इसी बात को 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में भी बताया गया था, जहाँ ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि देसी रियासतें पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि 1858 के अंतर्गत जो पैरामाउंसी का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था, जिसमें रक्षा, विदेश नीति तथा संचार या परिवहन, ये 3 इश्यूज़ को ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया था। बाकी सभी मामलों में, आंतरिक मामलों के लीजिए या सभी अन्य मामलों में, ये सरकारें स्वतंत्र हुआ करती थी। तो यही बात स्कॉट महोदय ने भी कही थी, और यही बात 1947 में भी लागू हुई। चलिए अगला प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन को भेजने का कार्य किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि है। अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्र लगातार
ब्रिटेन पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो भारतीयों के साथ या भारतीय नेताओं के साथ कोई संबंध बेहतर करे, इससे भारतीय भी हमारा सहयोग करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब जितना सहयोग चल रहा है उससे बेहतर सहयोग मिले। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका है विंस्टन चर्चिल। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्रों का सहयोग दिया और कूद दिया मैदान में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भैया भारत भी हमारे साथ है। युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था, इसलिए प्रधानमंत्री ब्रिटिश चर्चिल ने मार्च 1942 में स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, जो कि उनके मंत्री हुआ करते थे। इनके साथ एवी अलेक्जेंडर, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और एक और व्यक्ति थे। ये 3 लोग काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिनके नाम पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। हाँ जी, ऑप्शंस तो आए नहीं, सीधे आंसर आ गया है। सही बात, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए हुआ क्या था, समझ लीजिए इसको। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के पहले ही चोटी के जो कांग्रेसी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अधिकांश नेताओं को। ऐसी स्थिति में गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंदी बनाया गया, या कहें उनको रखा गया, ज़्यादा कहना ज़्यादा सही होगा। अब वहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार परेशान थी कि अगर ये बूढ़े बाबा निकल लिए तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी की चिकित्सा पर जितने भी लोग चिकित्सक थे उनको कहा कि अगर गांधी जी सही में चले जाएं तो आप क्या करना, प्रांतीय सरकारों को, बम्बई सरकार को एक मैसेज भेजना जिसमें एक शब्द यूज़ करना, रूबिकॉन। केवल आपको क्या बोलना है, रूबिकॉन, रूबिकॉन। अगर आपने ये बता दिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि भैया ये क्या है। तो रूबिकॉन जो शब्द है इस संदर्भ में प्रयोग हो सकता है, ठीक है भैया। तो रूबिकॉन ध्यान दीजिएगा, 1942 की पृष्ठभूमि में ये कहा। क्वेश्चन नंबर 29, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है? स्वदेशी आंदोलन से, या फिर 1946 की अंतरिम सरकार के गठन से, संविधान सभा से, या आज़ाद हिंद फौज से, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। हाँ जी, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे जिन पर INA मुकदमा चलाया गया था, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका सही है। लाल किला मुकदमा या INA मुकदमा, नवंबर 1945, ठीक। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के जो अधिकारी थे जिनमें मुख्य नाम मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर एक मुकदमा चलाया गया जिसे INA मुकदमा कहा गया, नवंबर 1945। इनका बचाव करने के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति गठित की थी। इस समिति में कौन कौन शामिल थे? भूलाभाई देसाई नेतृत्व यही कर रहे थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील हुआ करते थे। इसका जो नेतृत्व करता है वो ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व करता है भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ये समिति गठित हुई। सुनवाई हुई, बचाव हुआ, परंतु अल्टीमेटली जो सरकार है, या कहें कि जो ब्रिटिश न्यायाधीश है, उन्होंने इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, जिसके विरोध में पूरे देश में हड़तालों का दौर शुरू हो गया। नारे लगे, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, इस तरह की बातें हुई। तब वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग किया और इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्त कर दिया। ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? हाँ जी, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहर और BR अम्बेडकर। ठीक है, क्या अंतरिम सरकार में BR अम्बेडकर नहीं थे? चलिए, अच्छी बात है। 2 सितंबर 1946 की घटना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और ये गठन आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इस अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद जो लीग के जो सदस्य बाद में शामिल हुए, पहले तो मना कर दिया था परंतु बाद में शामिल हुए, इसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर CH भाभा। ठीक है, इसमें विधि मंत्री मुस्लिम लीग द्वारा नामित जोगेंद्रनाथ मंडल भी शामिल थे। 5 सदस्य कांग्रेस के थे और उसके बाद में फिर इनको चेंज किया गया, शरद चंद्र बोस, इसके बाद शफात अहमद खां और सैयद अली जाफरी के स्थान पर इन्हें शामिल किया गया था और इसमें BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। देखिए थोड़ा सा टफ है, इसको याद रखना, मैं समझता हूँ। अगर आप हो सके तो केवल ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो प्रवृत्ति देखी है प्रश्न पूछे जाने की, उसमें यही पूछा गया कि कौन शामिल नहीं थे। और एक बार इन नामों को गो थ्रू हो जाइएगा, कुछ ऐसा नाम जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे परंतु जो इसमें शामिल ना हो वो पूछ लिया जाता है। जैसे अभी तक की जो टेंडेंसी है मेरे हिसाब से वो BR अम्बेडकर के संदर्भ में ही है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, आंसर है C राजगोपालाचारी। अगर मैं आपसे ये पूछता, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रश्नों को, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब जब हम परतंत्र थे तब हमारे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, अगर ये पूछा जाता है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन, C राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, C राजगोपाल। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का वह वायसराय जो कि गवर्नर जनरल भी था, लॉर्ड कैनिंग। इस तरह की बातें ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। C राजगोपालाचारी भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा भी 3-4 तथ्य अन्य बताए हैं। ये लाइनें घूम फिरकर आपको क्वेश्चंस में मिलती है। निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत ने क्रियाशील विधान परिषद देखी गई? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833। इधर ध्यान दीजिए जरा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कंपनी को रेगुलेट कर रहा था। रेगुलेशन की ये प्रक्रिया में आप देखेंगे कि 1853 या कहें कि 1853 या 1858 के एक्ट तक एक केंद्रीकरण का दौर शुरू होता है और 1853 या 1858 के लीजिए वहाँ से विकेंद्रीकरण शुरू होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल के जो कार्य है उसको विधायिका तथा कार्यपालिका में विभाजित किया जाए। इसका मतलब है कि अब गवर्नर जनरल की विधायी परिषद और कार्यपालिका परिषद अलग होगी। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल को जब कानून बनाना है तो अपनी विधायी परिषद के साथ बैठेगा और जब उसको कार्यपालिका कार्य करना है तो वो अपनी कार्यपालिका परिषद के साथ बैठेगा। इस तरह से अगर बात करें कि भारत में पहली बार क्रियाशील विधान परिषद देखी गई थी तो आंसर मिलेगा आपको 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यपालिका विधायी शक्तियों को अलग अलग किया गया, कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ। अब गवर्नर जनरल को विधान बनाने के लिए अपनी एक अलग विधान परिषद के साथ कार्य करना पड़ता था और इस विधान परिषद में कुल 12 सदस्य होते थे, जिसमें बाद में नामित किए जाते थे भारतीय सदस्य। भारतीय सदस्यों को भी नामित किया जाना शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई? प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से आई है? ध्यान दीजिएगा, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई? प्रांतीय स्वायत्तता 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसका मतलब है कि प्रांतीय
जो राज्य सरकारें थी वहाँ पर विषयों का बंटवारा कर दिया गया था आरक्षित तथा अनारक्षित विषय में। आरक्षित विषय गवर्नर, जो उस प्रांत का गवर्नर होता था, जो कि ब्रिटिश प्रतिनिधि होता, उसके अंतर्गत रखे गए, और जो अनारक्षित विषय थे वो भारतीय मंत्री, जो कि चुने जाते थे भारतीयों द्वारा 1919 के अधिनियम में। अब इसी प्रावधान को 1935 के अधिनियम में केंद्र में लागू कर दिया गया तथा प्रांतों को पूरी तरह से ऑटोनोमस बना दिया गया। अर्थात अब 1935 के अधिनियम के बाद जब चुनाव होंगे, जो कि 1937 में हुए, जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 8 प्रांतों में, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारें बनाई थी। उन 8 प्रांतों में पूरी की पूरी ऑटोनॉमी थी। कुछ विशेष मामलों में जो गवर्नर होता था वह विधेयकों को गवर्नर जनरल के लिए, वायसराय के लिए सुरक्षित कर लिया करता था, वो बात अलग है। तो प्रांतीय स्वायत्ता आई थी 1935 के अधिनियम में। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, 1919 से ड्यूअल गवर्नमेंट और 1935 से प्रांतीय स्वायत्ता। 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों में लागू द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से प्रांत स्वायत्तपूर्ण तरीके से शासन संचालित कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके प्रश्न का उत्तर। अब बात करते हैं 1935 के अधिनियम में। इसमें कुल 321 धाराएं, 14 भाग और 10 परिशिष्ट थे। ध्यान दीजिएगा, ये अब तक का सबसे विस्तारित रूप था, और ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान जब बना तो उसमें से भारतीय संविधान का लगभग 2/3 पार्ट 1935 के अधिनियम में था। इसमें प्रस्तावना नहीं थी, परंतु बाद में जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी वो उसमें जोड़ दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था का परित्याग किया गया, और अब उसे, इस व्यवस्था को कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में, 1935 के अधिनियम द्वारा। आगे और क्या क्या बातें हुई है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, 2 हाउसेस की स्थापना की गई, जैसे कि अभी कहीं कहीं लागू है विधानसभा और विधान परिषद। मध्य प्रदेश में केवल एक ही है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। परंतु असम, बिहार, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, ये वो थे जहाँ पर अब द्विसदनीय विधायिका हो गई। अब संघीय सरकार को प्रांतीय क्षेत्र के विषयों में कानून बनाने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्ता हो गई। प्रांत विशेष में कानून निर्माण संबंधी सारी शक्तियां विधायक को प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था आप देखते हैं 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार को पहले की तुलना में बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा अन्य देखिए, विषयों का बंटवारा, संघीय विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। ध्यान दीजिएगा कि 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, जो रेसिड्यूरी पावर्स थे, वो गवर्नर जनरल के अधीन किए गए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी बात को भारतीय संविधान में इस तरह से लागू किया गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भारत सरकार के पास रहेंगी। इसके अंतर्गत भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई, और इसके अंतर्गत प्रांतों को कहा गया कि प्रांत भी संघ में शामिल होंगे, और प्रांत अगर संघ में शामिल हो जाते हैं तो ये संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। संघीय मामलों के निपटारे हेतु संघ की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे आज हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थापित है। इस संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश और 2 सहायक न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। इनका चयन ब्रिटिश सम्राट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और ये जो संघीय न्यायालय है, जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, यह 1 अक्टूबर 1937 को लागू हो गया, कार्य करना शुरू हो गया। ये प्रश्न भी पूछा गया है। 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही बर्मा का शासन जो है वो भारत से अलग कर दिया गया। अब बर्मा और ब्रिटिश भारत एकदम अलग है। 1937 में बर्मा का भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब इस एक्ट के बारे में किसने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया ये जो चार्टर है यह दास्ता का एक नया चार्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, नया नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भैया यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो कई हैं परंतु इंजन एक भी नहीं है। सी राजगोपालाचारी ने कहा कि भैया द्वैत शासन प्रणाली से भी बुरा है, बिल्कुल अस्वीकृत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि पूर्ण रूप से बुरा है, बुनियादी रूप से बुरा है और स्वीकार करने से पूर्णतः अयोग्य है। इसको कहा कि भैया पूरी तरह से अच्छा नहीं है, बुरा है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको याद दिला लूँ कि अगर 1935 के अधिनियम से कोई भी प्रश्न आएगा तो पिछली जो 4 स्लाइड्स मैंने आपके सामने बताई उन्हीं से आने वाला है, क्योंकि यही मुख्य प्रावधान है जो कि आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है भैया, चलिए अब एक टेबल आपके सामने है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेबल व्यवस्थित रूप से आपको दिखाई दे। एंड्रयू फ्रेजर, एंटनी मैकडोनाल्ड, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ और थॉमस रॉबर्टसन, कुछ कमीशन है, कुछ नाम है, और सामने अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और रेलवे आयोग। इधर आयोग है और उनके प्रमुख हैं। आपको जोड़ी मिलाना है। ब्रिटिश काल में ये अलग अलग आयोग गठित किए गए थे। आपको क्या करना है, इनके आंसर करना है। लॉर्ड कर्जन के समय, ध्यान दीजिए, ये जितने भी कमीशन हैं ये सभी लॉर्ड कर्जन के समय के हैं। लॉर्ड कर्जन के समय जो पुलिस आयोग गठित किया गया था वह एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन का समय काल कमीशन का कार्यकाल माना जाता है, कमीशन या आयोग का काल माना जाता है। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था, 1898 से 1905 के दौरान। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया गया। एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1901 का, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन। ये चारों आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड के हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें डलहौजी, कर्जन, लिटन, ये तीन नाम सबसे ज़्यादा याद आते हैं। उसके बाद अच्छे नामों में बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और फिर लॉर्ड रिपन, दो नाम महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी का संबंध किससे है? ये चारों लोग एक साथ आपको कहाँ दिखाई देंगे? कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी, ये आपस में किस तरह से संयोजित है या इनका जो कार्य क्षेत्र है वो किन ऑप्शंस पे मेल खाता है? ये महात्मा गांधी के दोस्त थे क्या चारों थे? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे क्या चारों विरोधी थे? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे क्या चारों थे? या फिर इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां की थी अलग अलग टाइम पीरियड में? अगर आप इसमें कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। हो सकता है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी, इसमें एक या दो नाम को आप पहचानते हो, बाकी दो को ना पहचानते हो, परंतु अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि कम तथ्य अगर आपको पता हो, जानकारी आपकी सीमित हो, तो भी आप आंसर करने की स्थिति में हो। ठीक है, जितना आपको कंफ्यूज करना था मैंने कर लिया है। बाकी नाम आपके सामने है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी, ये राइटर्स थे। बिल्कुल सही बात है। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज तथा विलियम डिग्बी, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इन्होंने अलग अलग टाइम पर टिप्पणियां की थी, जिसमें चार्ल्स एंड्रयूज महात्मा गांधी के मित्र थे। अगर आपने फिल्म देखी हो रिचर्ड एटनबरो की गांधी, तो वहाँ पर आपको चार्ल्स एंड्रयूज का कैरेक्टर काफ़ी विस्तार से दिखाया गया है। कैथरीन मेयो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मदर इंडिया, जिसपे इन्होंने भारत पर कमेंट्स किए हैं। उसी तरह से एल्डस हक्सले ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत की दशा को अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उसी तरह से विलियम डिग्बी एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, उन्होंने भारत के विषय में कई बार टिप्पणियां की हैं। तो कुल मिलाकर ये चारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के बारे में या ब्रिटिश भारत के बारे में लिखा है। चलिए अब फिर से आते हैं। फिर से दो जोड़ियां हैं आपके सामने, इधर पार्टियां हैं और इधर उनके संस्थापक हैं। पार्टियां 4 हैं, संस्थापक 5 हैं। तो आओ मिलके मिलाएं जोड़ी या जोड़ी मिलाते हैं। आज़ाद हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार और प्रभाग प्रजा पार्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं दिल दहलाने वाले प्रश्न। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो पसीना आएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी से जुड़े हुए हैं अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार से जुड़े हुए अब्दुल गफ्फार खान और कृषक प्रजा पार्टी, क्रभको पार्टी से जुड़े हैं फजलुल हक। ठीक है, अब बस ये देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एकमात्र नाम जो आप लोगों को ध्यान होगा संभवतः सभी को, वो है खुदाई खिदमतगार पार्टी, और यहाँ पर कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सी का हो गया है फर्स्ट। तो सी का जैसे ही आप फर्स्ट जाते हैं तो 2 ऑप्शन आपके अपने आप चले जाते हैं। उसके बाद में आपके पास सी और डी बचता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ भी कन्फर्मेशन है वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो आप 4 में से 2 ऑप्शंस को एकदम हटा देंगे। चलिए आगे बढ़े। भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना। हाँ जी,
कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से कहाँ जोड़ेंगे आप? हर कोई बच्चा कहेगा सर 1935, तो ए का हो गया फर्स्ट। ए का अगर फर्स्ट है तो अपना आंसर ए तो होगा ही नहीं। अब इधर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बताया था, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, चर्चिल द्वारा 1942। तो बी का हो गया फोर्थ। तो बी का जैसे ही फोर्थ होगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में वेवेल योजना है और अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ये माना गया था कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, परंतु बाद में सी का हो गया सेकंड। तो सी का जैसे हो जाएगा सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा बी। वेवेल योजना आप सभी को पता है 1945 की। कर पाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और वेवेल प्लान 1945। ठीक, आइए एक और दिल दहलाने वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 घटनाएं दे रखी है, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। इनको काल क्रमानुसार रखना है, अर्थात पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अंदाज रखना पड़ेगा। नेहरू रिपोर्ट पता ही है आपको, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सांप्रदायिक पंचायत पता है, गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात रैमजे मैकडोनाल्ड ने मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की और उससे पहले नेहरू रिपोर्ट आई चुकी थी। इसका मतलब है कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 4, उसके बाद में क्या आएगा? गांधी इरविन समझौता, फिर क्या आएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर क्या आएगा? सांप्रदायिक पंचायत। 4, 1, 3, 2। आंसर क्या है? डी। हो पाएगा? बहुत बढ़िया। नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता करने गए, सितंबर से दिसंबर 1932 को, और फिर सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को। ठीक, अगला प्रश्न। ठीक है, फिर से वही काम करना है हमें, पहले कौन बाद में कौन। अमृतसर घटना, चोरा चोरी कांड, चंपारण आंदोलन और मोपल्ला विद्रोह। चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही 1917 का है। अमृतसर की जो घटना है, अमृतसर घटना मतलब जलियांवाला बाग। मोपल्ला विद्रोह 1921 का है, और उसके बाद में चोरा चोरी घटना 1922 की। तो चंपारण के बाद अमृतसर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह और फिर चोरा चोरी की घटना। इससे काम बनेगा। हाँ जी, संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। हाँ जी, एक और क्वेश्चन। ठीक है, करें शुरू? चलो आओ मिलके मारे तुक्का। बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, और इनमें से कोई नहीं। अगर आपने देखा हो वाटरगेट स्कैंडल, वाटरगेट स्कैंडल काफ़ी चर्चा में रहा था, उसका ये पेपर हेडिंग है। वाटरगेट स्कैंडल के कारण रिचर्ड निक्सन ने पहला त्यागपत्र दिया था, और इस प्रकार से अमेरिका का पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। ठीक है, वाटरगेट कांड से कौन जुड़े हुए हैं? रिचर्ड निक्सन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।